सोशल मीडिया के दौर में तरह तरह की बहस होती रहती है। दलीलें हर तरह की हैं। कोई कहता है सोशल मीडिया ने इंसान की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, तो कोई कहता है कि सोशल मीडिया तो वरदान बनकर आया। दोनों तरह के विचारों को जो बात सहमति की साझा जमीन पर लाती है वो है बैलेंस। लेकिन सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी को लेकर जटिलताएं कई हैं। इन जटिलताओं के बीच में कर्नाटक हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने मामले पर बहस और तेज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्ट बन गए। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से वोट देने के लिए एक न्यूनतम उम्र तय है, उसी तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए भी उम्र की सीमा होनी चाहिए। एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इस कंपनी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि युवाओं, विशेष रूप से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सोशल मीडिया तक पहुंच बैन किया जाना चाहिए। और इसके लिए, हालांकि ये मौखिक सलाह थी, मौखिक टिप्पणी थी, ये कोई आदेश नहीं है, लेकिन इस टिप्पणी के कई मायने हैं। इसके लिए 18 या 21 साल की उम्र तय की जानी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन भी था कोर्ट का। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि आज के स्कूल जाने वाले बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। शराब पीने के लिए जिस तरह से उम्र की सीमा तय है, उसी तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल की भी एक उम्र, एक सीमा तय होनी चाहिए। जस्टिस जी नरेंद्र ने टिप्पणी की कि बच्चे 17 के हों या 18 साल के, लेकिन क्या उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता है कि कौन सी चीज उनके और देश के हित में है और क्या नहीं है। उनका यह भी कहना था कि न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि समूचे इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो उनके मन को खराब करती हों, जो मन को भ्रष्ट करती हों। जस्टिस नरेंद्र ने कहा कि जब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे कुछ जानकारी देनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे ऑनलाइन गेमिंग में होता है, जहां एक उचित आयु सीमा से कम व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। तो इसे सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप लागू क्यों नहीं कर देते? यह सवाल था उनका। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा हो गया तो यह एक वरदान साबित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 न्यायाधीशों की बेंच कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज करने के खिलाफ एक्स यानी कि ट्विटर की अपील पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की ये बेंच थी और इसी बेंच की ये टिप्पणी एक्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दौरान आई। अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था। ये मामला है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, बहस ये नहीं है, विषय अलग है। विषय ये है कि बच्चों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी क्या होनी चाहिए और अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर उसके भी कई सवाल हैं। उसमें बहुत सारे मसले आ जाते हैं। उसमें डिजिटल लिटरेसी का जो सपना हम संजोए हुए हैं उसकी बातें आ जाती हैं। एक पक्ष ये भी कहता है कि साहब अब बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, अपना अच्छा भला सब जानते हैं, तो क्या आप उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाएंगे? ये इस तरह की बहस है। इसी के अलावा एक बहस ये भी कहती है कि साहब डिजिटल स्पेस तो हर किसी का राइट है, फंडामेंटल राइट आप इसे न भी कहें तो कम से कम एक सामान्य रूप से एक अधिकार तो है कि वो डिजिटल स्पेस में रहे, तो फिर उस अधिकार का क्या होगा? इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बच्चों को डिजिटल स्पेस में आने से रोक देंगे या उसके लिए कुछ शर्तें लगा देंगे, उसके लिए उम्र की सीमा लगा देंगे, तो क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी? इसके अलावा एक बहस ये भी है कि उम्र की सीमा तय करने से बेहतर ये होगा कि आप माँ बाप को ये अथॉरिटी दें कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित कर पाएं। तो एक तरह से पेरेंट कंट्रोल की बात आ रही है। तो इस तरह की कई इसमें प्रक्रियात्मक जटिलताओं की बात भी आ रही है कि एज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा जटिल है, कैसे तय होगा? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ चुकी हैं 2021-22 में कि 70-80% से ज़्यादा जो कम उम्र के बच्चे हैं
वो फेक आईडीज बनाकर सोशल मीडिया पर हैं, तो आप किस किस तरह से रोक पाएंगे उनको? लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो उनके व्यवहार में और निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ रहा है, जो उनके कंसंट्रेशन और पढ़ाई लिखाई में जो असर पड़ रहा है, इसके अलावा जो साइबर बुलिंग का वो जो लगातार शिकार हो रहे हैं, इसके अलावा जो उनके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, इस तरह की दिक्कतों को फिर कैसे दूर करेंगे? सोशल मीडिया को हम बच्चों के लायक कैसे बनाएंगे? ये दोनों तरह की बातें हैं जिनके अपने अपने बड़े जटिल प्रश्न हैं, तो गंभीर सवाल भी हैं दोनों तरफ के लोग। तो इसमें एक बैलेंस कैसे बना जाएगा? हाईकोर्ट के जज साहब की इस टिप्पणी के बाद अब इस पर बहस तेज हो गई है। थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इर्द गिर्द समझेंगे इस पूरे विषय के क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ऐसा वाकई में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है। इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ निराली भाटिया भी हैं, साइबर मनोवैज्ञानिक हैं। निराली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, चर्चा की शुरुआत तो आपसे ही करना चाहेंगे, और कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच की ये जो टिप्पणी आई है, ये मौखिक रूप से उनकी टिप्पणी थी, लेकिन इससे पहले से ये बहस चल रही है अमित जी कि सोशल मीडिया पर बच्चों की मौजूदगी किस तरह से सैनिटाइज हो, उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें। न्यू एज लर्निंग का ज़माना है, डिजिटल लर्निंग का ज़माना है, उनको ऐसा आप बिल्कुल दूर तो कर नहीं सकते। तो फिर बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो, इस पर कहाँ तक बात पहुंची है, क्या क्या चल रहा है आजकल इस मुद्दे को लेकर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये कंसर्न बिल्कुल स्वाभाविक है और ये बात महत्वपूर्ण है कि अब ये जजेस तक भी मामला संज्ञान में आ गया है और वो भी समझ रहे हैं कि इस चीज पर कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। इससे पहले हमने चाइना का जो डिसीजन था उस पर डिस्कशन किया हुआ है कि चाइना ऑलरेडी इसको लेकर रेगुलेशंस ला रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो टाइमिंग जो है बच्चों की कम की जाए, रेगुलेट की जाए। और यही अब भारत का हाल है। एक कंप्लीट जो जो एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जंजाल में हमारे हाथ से फिसल जाए और हम एक जो स्किलफुल पीढ़ी खड़ी करना चाहते हैं वो मौका गंवा दें। तो इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस बात है और ये हम देख रहे हैं कि लोगों का जो समय, ना सिर्फ समय वेस्ट होता है बट उनकी साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस बदल रही हैं, डिप्रेशंस आ रहे हैं और कई सारे मनोविकार पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे कंसर्न हैं बच्चों को लेकर। अब जो बात यह है कि हम इसको कैसे करें, कैसे पहचानें कि वो बच्चा ही है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही कि अधिकतर बच्चे गलत एज डालते हैं। अधिकतर बच्चे अपने रेगुलेटेड एज से पहले ही सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे 13 साल से छोटे बच्चे होने नहीं चाहिए, कई सारे बच्चे हैं जो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम। फिर जब फैमिली सेंटर वाली चीजें आई कि बच्चों के पेरेंट्स उनको रेगुलेट कर लेंगे, तो बच्चों ने अपने आप को 18 से ऊपर दिखाना शुरू कर दिया ताकि वो फैमिली सेंटर का पार्ट ना बन पाए, क्योंकि उसमें नहीं तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेरेंट्स। तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, बच्चों को पता है कैसे कोई सिस्टम बाईपास करना है और कैसे, तो वो इंफॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं उसको भी लेकर हम कोई रेगुलेशन नहीं ला सकते। हमें एआई के थ्रू ये करना होगा कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वो बच्चा हो सकता है गेम यदि खेल रहा है और यदि उसके जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर हम पहचान लें कि हाँ ये बच्चा है, तो और उसको रेगुलेट करें, तो मेरे ख्याल से यही एक नेचुरल जो रेमेडी मिलेगी। यदि हम चाह रहे हैं कि उनसे कोई इनपुट लेंगे तो वो उसके बाद इस तरह का कोई 100% ऑथेंटिक सोल्यूशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर एआई इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जिस एज ग्रुप का होता है उस एज ग्रुप के हिसाब से वो कुछ, उसका जो इंटरनेट डिजिटल डीएनए है वो अलग होता है। मैं चाहूंगा अमित कि ये एआई कैसे इसको रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बात करें। फिलहाल मैं निराली जी के पास आना चाहूँगा। निराली जी, देखिए, जो एज रिस्ट्रिक्शंस के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जैसा कि जज साहब ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि भाई एक तो बच्चा 17-18 साल या उससे कम उम्र का है, सोशल मीडिया पर है, वो कैसे तय करेगा कि राष्ट्रहित क्या चीज़ है और राष्ट्रहित के अलावा उसका पर्सनल सही उसके लिए बुरा क्या है। कई बार बच्चों को पता नहीं चल पाता क्योंकि ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े हुए कंसर्न है। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न भी है, बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक इशू है।
कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, आउटडोर प्ले वर्सेस ये जो वर्चुअल इंटरेक्शन उनका है। आप इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देखती हैं जो फेवर में हैं? मैं फिर अगेंस्ट में बाद में आऊंगा, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ये? इट डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है एंड देयर इज अ रीजन, राइट? ये कोई अचानक से नहीं पैदा हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इम्पैक्ट देखा है, हम सुन रहे हैं। जैसे वी ऑल नो द स्टैटिस्टिक्स, इंडिया आज भी टॉप 3 में आता है जब साइबर बुलिंग की बारी आती है, एंड खास करके साइबर बुलिंग के शिकार बच्चे ही होते हैं। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। इसके अलावा एडिक्शन जितना बढ़ रहा है बच्चों में, बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेके इतने कंसर्न्स जाग रहे हैं। सो ऑल दीज पैरामीटर्स ये तो प्रूव करते हैं कि रेगुलेशन लाना बनता ही बनता है। इट्स अ वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप टू टेक एट दिस मोमेंट। पर ये रेगुलेशन कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किस हिसाब से हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब डिसाइड करेगा कि इज इट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मूव और इज इट नॉट गोइंग टू बी। हमें इसे अच्छी तरह से अगर बैलेंस हमने किया तो दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को हम संभाल के एक का रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर इट बिकम्स इजी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अब उस स्पीड में हैं। तो रिवर्स लाना यानी इनसे कंप्लीटली उसे सोशल मीडिया से कंप्लीटली बाहर निकाल पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप, प्लस नॉट नेसेसरी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि दे विल फील लेफ्ट आउट, फोमो सेट इन हो जाएगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड कि हाँ क्या होता है यहाँ पे रहने से। सो इसके चलते वी हैव टू ब्रिंग इन अ बैलेंस्ड अप्रोच जहाँ पे हम उनकी प्राइवेसी, हम उनकी सेफ्टी एंड हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट करें, उन्हें वही कंटेंट के एक्सपोजर दे जो एज अप्रोप्रिएट हो। सो इट हैज टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेल थॉट ऑफ मूव। बिल्कुल आपने सही कहा। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जटिलता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, जिसकी हम बात कर ही रहे थे। इसके अलावा कानून कैसे बने। हमारे यहाँ अभी डिजिटल न्यू एज का जो डिजिटल कानून आना चाहिए, उसी में इतनी बहस चल रही है कि कैसे लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, और ये तो बच्चों से जुड़ा हुआ एक वो है। तो आपको लगता है कि एक मुकम्मल कानून बनाना इतना आसान होगा कि लोग बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में राजी हो जाएंगे, या ज़्यादा इस पर आम राय बना पाएंगे? नहीं, मुकम्मल कानून बनाना कोई भी इतना आसान नहीं होता है, और ये डिस्कशंस के बाद एक कंसेंसस बनती है जिसमें दोनों तरह के लोगों के इनपुट शामिल होते हैं। और कोई भी चीज यहाँ बाइनरी नहीं होती है। वर्ल्ड जैसे कि हम जानते हैं ग्रे है। तो इस मुद्दे पर भी हम बात कर रहे हैं तो दोनों पक्ष के कुछ कुछ पॉइंट्स ठीक हैं। हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जो दोनों को ही कुछ हद तक संतुष्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से इधर भी कोई भी कानून लाएंगे, कानून लाने से पहले एक अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑलरेडी होता है, सारे लोग एक्सपर्ट बैठते हैं, उसके बावजूद उस पर डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी कानून इतनी आसानी से तो नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। मुझे बार बार जो मैं इनपुट आपको देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी या एआई इस चीज को लेकर हमें काफी हद तक एक कन्वीनियंस दे सकती है, क्योंकि हम जो चीज मैनुअली नहीं कर सकते, जो हम किसी की ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी पर सीधे सीधे नहीं कंट्रोल लगा सकते, वो हम एआई के थ्रू नेचुरली कर सकते हैं। तो वो एक मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ अगर एग्जांपल हो या आपके मन में कुछ आइडिया हो कि एआई कैसे कंट्रोल करेगा कि बच्चा के जो डिजिटल स्पेस में आने के राइट्स हैं वो भी सुरक्षित रहें और वो वल्नरेबल कंटेंट से भी दूर रहे। इसमें एआई कैसे, क्या भूमिका निभा सकता है और किस तरह से? सर देखिए, सबसे पहले तो एआई आपको आपसे ज्यादा जान सकता है, क्योंकि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल आज के डेट में आपकी सिर्फ लॉगिन पासवर्ड से आपको नहीं पहचानता है, वो आपके हर एक्टिविटी से आपको पहचानता है। और उसके बाद जो भी आपको ऑफर किया जाता है उस एक्टिविटी के बेस पे होता है। तो वो जो पहचानना है आपको, वो पहचानता गूगल आपकी एज ग्रुप है, आपके पैटर्न है, आपके इंटरेस्ट हैं, आपके लाइक्स हैं, वो सारी चीजें पहचानता है आपकी। तो ये चीज जब एआई को दी जाती है, आपके सारे इनपुट, जिसको हम डिजिटल डीएनए बोलते हैं आपको, उसके बाद इस समय गूगल आपको प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए यूज करता है वही इंफॉर्मेशन। हम वही इंफॉर्मेशन रेगुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई इसको ना दिखाया जाए, उसको ये चीजें ना ऑफर की जाए, उसको इसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाए या उसकी टाइमिंग लिमिट कर दी जाए, क्योंकि हम उसको पहचान पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो इंस्टाग्राम पे इस समय रील देख रहा है 2.5 घंटे से या 2 घंटे से, वो इस एज ग्रुप का ही हो सकता है।
क्योंकि उसने जिस तरह के रील्स देखे या जिस तरह के उसके लाइक्स हैं उसको पता है। तो ये एक तरीका होता है जो ये सॉफ्टवेयर आपने के थ्रू हम ये पहचानते हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। मुझे लगता है कि यहां से एक राह निकल सकती है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग के लिए सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल करती हैं कि दीपक डोभाल कहाँ जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, और फिर उस तरह से उनको प्रोडक्ट ऑफर किए जाएं। कमाई के लिए तो बड़ा इफेक्टिवली इनका इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना बच्चों को साइबर स्पेस में एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए या उनके लिए एक नियम, एक दायरे तय करने के लिए इसका इस्तेमाल हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक अच्छा एक पहलू हो भी सकता है एआई का इस्तेमाल। थैंक यू फॉर दिस इनपुट अमित जी। और इसमें एक चीज निराली जी आती है कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई कानून लाने की जरूरत क्या है, देश को या हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को चिंता करने की जरूरत क्या है, जब जिम्मेदार पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से जिम्मेदारी ले लें। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लोग फोकस करते हैं। अब दिक्कत ये है कि पेरेंट्स तो खुद ही जूझ रहे हैं बेचारे कि हम सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे, तो वो बच्चों पर तो कैसे ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह से ले रही हैं? मुझे लगता है आप म्यूट पर हैं निराली जी। सॉरी, मेरे यहाँ विसर्जन का बैकग्राउंड में बहुत साउंड है। प्लीज सो एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो मेरा ये मानना है कि अलोन पेरेंट या एनी अदर रिस्पॉन्सिबल गार्डियन अडल्ट अकेले, नो, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, पेरेंट्स भी अपना कर्तव्य करेंगे, वो अपने एंड पे बच्चों पे रेगुलेशंस लाएंगे, उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करेंगे। बट चैलेंज कहाँ पर आता है? मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, आई वर्क विद मेनी पेरेंट्स। चैलेंज यहाँ आता है कि जो डिवाइस है हमारा, यानी बेसिकली जो इंटरनेट है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज होता है। यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ सोशल स्किल्स भी हैं, लर्निंग भी है, लॉट ऑफ वर्क, तो इसीलिए वो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना, क्योंकि प्रोडक्टिव यूसेज भी हमें उसी डिवाइस पे करना होता है। दैट्स वेयर वी वांट कलेक्टिवली दैट कहीं अगर सोशल मीडिया कंपनीज भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, जैसे दुबे जी ने कहा कि यूजिंग एआई दे कैन एक्चुअली पॉइंट आउट कि क्या कंटेंट जा रहा है और क्या नहीं। तो ये सोशल मीडिया कंपनीज भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं एंड इंटेंट लाती हैं कि दे वांट टू कीप चिल्ड्रन सेफ, इट इज वेरी इजी। करंटली भी उनके एल्गोरिथम्स ये कर ही रहे हैं, हमारी फुटप्रिंट्स देख के हमें सिमिलर कंटेंट देते हैं। इनफैक्ट कुछ ही महीनों पहले यूके में ये लैंडमार्क जजमेंट में वन ऑफ द सोशल मीडिया कंपनीज वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो एक छोटी सी लड़की बहुत सारे वीडियोस देखती थी हाउ टू कमिट सुसाइड, तो एक वीडियो उसने सर्च किया, फिर यू में ऑल्सो लाइक करके बहुत सारे आ जाते हैं। तो कोर्ट ने भी यही बताया कि अगर आपको दिख रहा है कि बच्ची वही वीडियो सेव करी, चाहे बच्ची हो चाहे अडल्ट हो, आपके एल्गोरिथम ने उल्टा उन्हें रीडायरेक्ट करना चाहिए कि हेल्पलाइन की तरफ जाओ या ये कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट सोशल मीडिया कैन डू। लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो देयर हैज टू बी एन इमीडिएट एंड अ स्ट्रिक्ट एक्शन। रिपोर्टिंग प्रोसेसेस इजी हो जाने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट राइट्स एंड हाउ पेरेंट्स कैन टेक एक्शंस। From government side there have to be strict regulations कि all these other bodies comply करें जो हम restrictions लाएं। So overall collective responsibility, it cannot be कि सिर्फ parents के ऊपर छोड़ दो and it is their job। ये भी एक बेटर और मैच्योर अप्रोच होगी कि हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे। कानून ऐसे आए कि उसमें यदि इस तरह के कोई बच्चों की मानसिक अवस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो उनको प्रोटेक्शन मिले। बच्चों को डिजिटल स्पेस में जो अधिकार मिलने चाहिए, एक्सपोजर जितना वाजिब मिलना चाहिए वो भी आबाद रहे, वो भी निर्बाध तरीके से मिलता रहे, और पेरेंट्स को भी अपनी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल अमित जी आपसे है, जो हाईकोर्ट बेंच की ये जो टिप्पणी है, इसके साथ साथ जो उन्होंने एक टिप्पणी दी है इस विषय से ज़रूर इतर मैं उसको मानता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि साहब पूरा का पूरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज बहुत कम है। ओके, यहाँ तो क्लियर है। ओके, अब आ रही है अमित मेरी आवाज आपको? नहीं सर, आपकी आवाज अभी आई है। अच्छा, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे ना? अब सुन पा। ठीक है।
अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हाईकोर्ट की जो बेंच की जो टिप्पणी थी कि आप सोशल मीडिया छोड़िए, पूरी इंटरनेट से आप ऐसे कंटेंट को हटाइए जो दिमाग को भ्रष्ट करते हों। ये आर्गुमेंट बहुत पुराना है, इस पर बहुत बहस भी हो रही है। क्या हम फ्यूचर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि जैसा अभी निराली ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कंटेंट ही ऐसा क्यों है, या अगर वो कंटेंट है भी किन्हीं वजहों से, तो उसके ऊपर जो कंटेंट की बाढ़ आती है, बौछार आती है, और एक तरह से वो मेंटली आपको कॉर्नर कर देता है। वो बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट आपको एक जगह पर कॉर्नर कर देता है जहां से बाहर निकलने का आपका रास्ता बचता नहीं है। ऐसे माहौल में क्या जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि साहब आप सैनिटाइज कीजिए पूरी इंटरनेट की दुनिया को, ये पॉसिबल लगता है आपको? नहीं, पूरी तरह सैनिटाइज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है, कई जगह आर्काइव्स ऑफ डेटा भी होते हैं। और एक जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आप फेसबुक पर ढूंढिए काउंटरफीट नोट्स, नकली नोट ढूंढिए, तो फेसबुक आपको एक वार्निंग देता है कि ये इलीगल है, ऐसे सर्च मत कीजिए, यदि आप ज्यादा सर्च करेंगे तो हम पुलिस को बता देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके नीचे लिखा रहेगा कि यदि आप इसके बावजूद ढूंढना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। प्लीज तो कंटिन्यू। आप उसके बावजूद क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं तो आपको हजारों पेज मिल जाते हैं फेसबुक के जहां पर नकली नोट बिक रहे होते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए। तो फिर उस वार्निंग का मतलब क्या था? जिसने करना है, जिसने देखना, उसके कंटेंट तो आप रोक नहीं रहे। आप चाहते हैं, आप वो पेज मैनेज कर रहे हैं, जो लोग उनको भी जानते हैं, आप जो नकली नोट बना के बेच रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, उनके पेज आप होस्ट कर रहे हैं। पर आपने सर्च कैटेगरी में सिर्फ एक वार्निंग डाल दी कि देखिए आप सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, पर मैं पेज डिलीट नहीं करूंगा। बिल्कुल भैया पेज ही डिलीट कर देते हैं। तो ये एक जो विरोधाभास है उनकी इथिकल एब्सोल्युटली। और इन्हीं जटिलताओं की हम बात कर रहे थे कि इस पूरे विषय में कितनी जटिलताएं समाहित हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार तक ये बात और मुकम्मल तरीके से पहुंची होगी। होमवर्क वहां पे भी चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन इसके तमाम पक्षों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निराली जी, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।